अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 18, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर एंड सुपरविजन के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि लीडरशिप क्या है। इस चैप्टर में थ्योरीज जो है, थ्योरीज ज़्यादा है, तो F1 में मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ कि थ्योरीज इम्पोर्टेंट होती है, थ्योरीज किसने प्रेजेंट की है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इस चैप्टर से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था, चैप्टर नंबर 10 एथिक्स वाला, वो इम्पोर्टेंट था। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले कि लीडरशिप क्या है। ठीक है। तो लीडरशिप इज़ एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ गोल्स आर गोल्स। लीडरशिप इज़ therefore a conscious activity and is concerned with setting goals and then inspiring people to achieve them। ठीक है। देखो, लीडरशिप क्या है, एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एमसीक्यू भी आता है कि लीडरशिप जो है वो किस तरह की क्वालिटी है। तो ये इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस याद रखें कि बंदे की अपनी एक क्वालिटी होती है जिससे वो लोगों को डायरेक्ट कर रहा होता है ताकि कंपनी जो है वो अपने गोल्स अचीव कर सके। या सिंपल लीडरशिप क्या है, लीडरशिप ये है कि ये बंदा लोगों को इंस्पायर करे और वो फिर मेहनत करे, वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करे। फिर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस है, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस है। लीडरशिप मतलब कि आप लोगों को इंस्पायर करते हो और वो काम करेंगे। ठीक है। लीडरशिप ये नहीं है कि आप किसी को बताते हो कि ये करो वो करो ये करो। ठीक है। बल्कि आप खुद इतना काम करते हो, आप इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हो कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको फॉलो करते हो और वो खुद ही मेहनत करते हैं। मैनेजमेंट में इस तरह नहीं होता। मैनेजमेंट में आप लोगों को बताते हो। ठीक है। एम्प्लॉयज़ को एक एक बात बतानी होती है, ये कर लो, अभी ये टास्क है, अभी ये काम कर लो। लीडरशिप में इस तरह नहीं होता। तो मेन जो डिफरेंस है वो इसी बात का है। ठीक है। ओवरऑल मैनेजमेंट क्या है, चीज़ों को मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन लाना, रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ करना। अब रिसोर्सेज क्या है, लेबर है, आपका टाइम है, आपके मटेरियल रिसोर्सेज है, तो उन सब को सही तरीके से इफ़िशिएंटली यूज़ करना। ठीक है जी। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बताया हुआ है कि मैनेजर्स और लीडर्स में क्या फ़र्क है। तो मैनेजर एडमिनिस्टर्स, द लीडर इनोवेट्स। ठीक है। द मैनेजर रिलाइज ऑन कंट्रोल, द लीडर इंस्पायर ट्रस्ट। द मैनेजर इज आई ऑन द बॉटम लाइन, द लीडर लुक्स टू द फ्यूचर। ठीक है। तो मैनेजर का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन लाना, कोऑर्डिनेशन लाना। ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना। लीडर का काम होता है इनोवेट करना। ठीक है, नए और इजी आसान रास्ते लाना। ठीक है, ताकि काम इजीली हो, तेज़ी से हो। ठीक है। फ्यूचर की जो गोल्स है, स्ट्रेटजीज बनाना, वो लीडर का काम होता है। फिर मैनेजर कंट्रोल लाता है और लीडर वो लोगों को इंस्पायर करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सुपरवाइज़र कौन होता है। सुपरवाइज़र इज़ अ पर्सन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, सुपरवाइज़र का मतलब ये है कि ये बंदा किसी ग्रुप का सीनियर है और उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। ठीक है। फिर ये ग्रुप में एम्प्लॉयज़ को ओवरलुक करता है कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से कर रहे कि नहीं कर रहे। तो एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक बंदे को देते हो तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज़र। ठीक है। मैनेजर का लेवल इससे ऊपर का होता है, सुपरवाइज़र का लेवल नीचे होता है, क्योंकि मैनेजर का काम होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। सुपरवाइज़र का काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क को जो है सुपरवाइज़ करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि सुपरवाइजर विल टिपिकली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू देयर टीम। सुपरवाइज़र का काम होता है अपनी टीम को एडवाइस देना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद है कि मैनेजरल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप समझे कि अथॉरिटी का क्या मतलब होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होगा। ठीक है। अथॉरिटी रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अथॉरिटी क्या है, एक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिलेशनशिप है, मतलब एक पोजीशन है। ठीक है। देयर आर सेवरल डिफिनीशंस बट अमंग द बेस्ट आर अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। अथॉरिटी क्या है कि आप ऑर्डर्स दे सको और लोग आपको जो है आपको फॉलो कर सके, जो आप कह रहे हो उन ऑर्डर्स को ओबे कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉइल ने लिखा हुआ है, तो आपने ये डेफिनेशन और ये नेम भी याद रखना है कि अथॉरिटी की ये डेफिनेशन फॉइल ने की थी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन। एक काम आपने दिया हुआ है, भाई ये काम करना है,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में याद रखें कि नोट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डिलीगेटेड टू द अदर्स। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते। जो काम आपके ऊपर है वो आपने ही करना है, किसी और से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में ये फ़र्क है। फिर पावर, पावर क्या मतलब है? ट्राई नॉट टू गेट कंफ्यूज बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी इज द राइट टू डू समथिंग। अथॉरिटी एक बंदे के पास राइट है कि वो कुछ करे, ठीक है, लेकिन पावर क्या है? एक एबिलिटी है कि एक काम कर सके। देखो दो बंदे, दोनों को आप अथॉरिटी दे दो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, आपने दो बंदों की अथॉरिटी दी है। सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉय को कि आपने इन लोगों को कंट्रोल करना है ताकि ये लोग आपको ओबे कर सके, जो टारगेट से जो टास्क है वो कंप्लीट कर सके। जो फर्स्ट एम्प्लॉय होगा जिसको आपने अथॉरिटी दी है, हो सकता है कि उसका नेचर इस तरह हो कि वो लोग को कंट्रोल ना कर सके, उसके पास एबिलिटी इस तरह नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जो सेकंड एम्प्लॉय है, अगर आप उसको ये अथॉरिटी देते हो तो उसके पास ये एबिलिटी होगी, ये पावर उसके पास है कि वो लोगों को खामोश कर सके, लोगों को बता सके कि भाई आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपना काम ठीक से करो, ठीक है। तो क्लास में भी आपने स्कूल्स में देखा होगा, क्लास का जो प्रॉक्टर होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर एक प्रॉक्टर कंट्रोल नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो पावर अलग चीज़ है, अथॉरिटी अलग चीज़ है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर फ्रेंच एंड रेवन ने कुछ टाइप्स बताई है पावर की, ठीक है। तो सबसे पहले रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर ये है कि दिस अकर्स व्हेन वन पर्सन इज एबल टू रिवार्ड अनदर पर्सन फॉर कैरिंग आउट देयर ऑर्डर्स आर मीटिंग अदर रिक्वायरमेंट्स। देखो यहाँ पर सोर्सेज का बताया हुआ है कि एक बंदा आपको क्यों ओबे करेगा, वो आपकी आपकी बात को क्यों माने, आपके ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करे, ठीक है। तो क्योंकि आप उसको रिवार्ड दे रहे हो, ठीक है, तो रिवार्ड दे रहे हो तो इसीलिए वो आपकी बात को मान रहा है, ठीक है। फिर कोएरेसिव पावर क्या है? कोएरेसिव पावर मतलब ये है कि जब सीनियर बंदा अपनी जूनियर को पनिश कर सकता है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है आप उसके ऑर्डर्स मानते हो, जो कह रहे हैं आपने मानना होगा। जिस तरह एक मैनेजर है तो वो अपने एम्प्लॉय कहता है कि ये इतनी सेल्स हमने करनी है, अगर वो ना कर सके तो कहेगा कि बस आप क्या आप काम से निकाल दो, ठीक है। तो अगर पनिशमेंट मिल रही है तो उसको हम कहते हैं कोएरेसिव पावर, ठीक है। एक्सपर्ट पावर क्या है? देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक हो गया, लेकिन इनको आईटी की समझ नहीं है। तो जब एक आईटी एक्सपर्ट आएगा, ठीक है, तो ये लोग फिर लाजमी बात है जो वो कह रहा है तो इस सबको मानना होगा, अगर नहीं मानते तो इनका काम नहीं होगा। इसी तरह डॉक्टर ले लो, ठीक है, अब डॉक्टर जो है उसके पास स्पेशलिस्ट है वो, ठीक है, स्पेशल एक्सपर्टीज़ है उसके पास। अगर आप डॉक्टर की बात को नहीं मानते तो खुद का ही नुकसान आप कर रहे हो। तो एक्सपर्ट पावर उसकी एक्सपर्टीज़ की वजह से आप उसकी पावर को मान रहे हो, ठीक है। रिफरेंट पावर का क्या मतलब है कि इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंसान की अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी है, ठीक है। हर इंसान में ये एबिलिटी होती है कि दूसरे उसकी बात को जो है वो मानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक बंदा जो बात की उसकी इतनी जो है लोग केयर नहीं करते, लेकिन दूसरा बंदा जब कोई बात करता है तो सब उसके मानते हैं। तो एक इंडिविजुअल बंदे की अपनी एबिलिटी, अपनी एक क्वालिटी होती है, तो फिर हम इसको कहते हैं रेफरेंट पावर। लेजिटिमेट पावर, जब किसी पोजीशन या अथॉरिटी की वजह से किसी के पास ये पावर है तो फिर जाहिर सी बात है सब ने उनका जो है मानना है, ठीक है। जिस तरह कोई सीनियर मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर है इसलिए सब उसके बात को जो है मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। जिस तरह पुलिस है या आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद दो और तरह की पावर है, एक रिसोर्स पावर, एक नेगेटिव पावर। रिसोर्स पावर, जो लोग आप रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब रिसोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो उनके पास रिसोर्स पावर है। अगर आप उनको नाराज़ करते हो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो स्ट्राइक पर जाएंगे। उनको आप अगर कम पे करते हो तो वो फिर स्ट्राइक पर आएंगे, प्रोडक्शन को स्टॉप करेंगे, तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो आपके रिसोर्स है, तो इस वजह से उनकी थोड़ी बहुत खातिर आपने करनी होगी। फिर नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर और रिसोर्स पावर, रिसोर्स की वजह से बंदों के पास नेगेटिव पावर आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव पावर मतलब एक बंदा आपको जो है एक किस्म का थ्रेट करता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव पावर। तो ये पावर की कुछ टाइप्स है, तो ये आप लोगों को समझने चाहिए, पेपर में ये आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या फ़र्क है? देखो देखो याद रखें कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो लाजमी बात है कि आप उसको अथॉरिटी भी दे दो, ठीक है। लेकिन आप जिसको अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, तो उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो फर्स्ट लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। आप किसी मैनेजर को कहते हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने
एम्प्लॉयज़ को लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ क्यों उसकी बात को माने, ठीक है। लेकिन आप उसको अथॉरिटी देते हो कि जो एम्प्लॉय लेट आ गया उसको काम से निकाल लो, तो इसके पास अथॉरिटी भी अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से जो है वो पूरी कर सकता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो फिर लाजमी बात है कि आप उसको अथॉरिटी भी दे दो। अगर अथॉरिटी नहीं है, और वैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क का जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहिबान होते हैं वो होते तो प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन अथॉरिटी उनके पास नहीं होती, ठीक है। तो मुल्क का ये हाल है फिर। अच्छा जी, फिर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर सारी फिर थ्योरीज ही है अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज जो है इस चैप्टर की वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ग्रिड मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल। अच्छा, फाइल की जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये थ्योरीज बहुत है लेकिन बिल्कुल सिंपल एंड ईजी है। आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, सबसे पहला द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये थ्योरी किसकी है, तो आपने बताना है फाइल की, ठीक है। फिर ये आ सकता है कि फाइल ने जो है कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की है, तो आपने बताना है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर ये आ सकता है कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस है, तो आपने बताना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। फाइल के मुताबिक एक बेहतरीन मैनेजमेंट वो है जो प्लानिंग कर सके, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, वो कमांड कर सके, ठीक है। लोगों को उनके पास ये अथॉरिटी हो कि जो बात के लोग उसको फिर ओबे भी करें, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये फाइल की थ्योरी हो गई, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, फिर सेकंड हमारे पास है टेलर। तो आपने याद रखना है कि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है प्रेजेंट की है। टेलर के मुताबिक बेस्ट मैनेजमेंट वो है जो सिस्टमेटिक वे से काम करे, ठीक है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, हर चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो टेलर के मुताबिक ये बेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है कि टेलर शुड टास्क शुड बी एनालाइज इन डिटेल, ठीक है, कि हर एक टास्क को अपनी डिटेल में एनालिसिस उसकी करनी है, उसकी मेथड्स को समझानी है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स रूल रेगुलेशंस बनाए ताकि लोग समझ सके और एफिशिएंटली काम कर सके, ठीक है। फिर स्टाफ मेंबर शुड बी साइंटिफिकली मैनेज्ड, ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेंड लोग हो, प्रॉपर कॉम्पिटेंट लोग हो आपके पास, मैनेजर शुड मेक ऑल की डिसीजंस, ठीक है। फिर इसी तरह कोऑपरेशंस हो आपके वर्कर्स में, ताकि काम जो है वो विद मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाए। अच्छा, इसको टेलर, ठीक है, फॉयल, ये दोनों को हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरीज। तो एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि क्लासिकल थ्योरी में जो है कौन से दो थ्योरीज है, तो आपने फॉयल की 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बतानी है और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है, वो क्या है कि इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो टेलर और फॉयल ने कहा कि हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो, हर एक चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। तो एक क्रिटिसिज्म तो है कि हर एक काम जो है वो बेस्ट और परफेक्ट तरीके से नहीं होगा, उसमें फ्लॉज तो हर एक काम में होंगे, ठीक है। फिर जो मैनेजर्स रियलाइज दैट एम्प्लॉयज कैन हैव वैल्यूएबल इंसाइट्स, फिर ये था इनके थ्योरीज में कि मैनेजर्स के पास पूरी एबिलिटी हो, पूरी कमांड जो है वो मैनेजर्स के पास हो, तो इस तरह भी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को कुछ अथॉरिटी देते हो, उनको काम में इन्वॉल्व करते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि आप उनको रिवार्ड करो फाइनेंशियली, तो सिर्फ फाइनेंशियली रिवार्ड उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट हो, सुकून हो, ठीक है, और भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर एक और थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स। यहाँ पर इल्टन मायो ने कहा है कि ड्यूरिंग 5 year स्टडी एट द एच वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो, may argue that employee behavior depends primarily on group relations and management worker communication। सिंपल मेयो ने कहा कि अगर आपको बेहतरीन, देखो बेहतरीन मैनेजमेंट वो है जिसके पास बेहतरीन एम्प्लॉयज़ है, बेहतरीन एम्प्लॉयज़ वो है जिनको बेहतरीन रिलेशनशिप हो, ग्रुप रिलेशनशिप हो बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड बिटवीन विद मैनेजर, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि एम्प्लॉय और मैनेजर की बीच में बेस्ट रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। फिर वेज लेवल्स और नॉट डोमिनेंट, तो मैंने कहा कि वेज हमेशा ये नहीं है कि आप जिसको ज़्यादा पे करोगे वो आपके लिए बेस्ट एम्प्लॉय होगा, ठीक है। इसके अलावा वर्कर एटीट्यूड, ग्रुप रिलेशनशिप्स और ये चीज़ें भी मैटर करती है। तो मेयो के ऊपर ये एमसीक्यू आ सकता है कि किसने कहा था कि सिर्फ वेज लेवल या सिर्फ सैलरी या सिर्फ पैसे जो है वो बेस्ट एम्प्लॉय आपको नहीं दे सकती, तो आपने याद रखना है कि ये बताया था हमें इल्टन मेयो ने, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये तो क्लासिकल थ्योरीज हो गई, यहाँ पर है मॉडर्न राइटर्स, ठीक है। सारी थ्योरीज बिल्कुल ईजी है, एक एक दो दो पॉइंट्स आप लोगों ने वो याद करने हैं, ठीक है। मॉडर्न राइटर्स में सबसे पहले ड्रकर की 5 बेसिक ऑपरेशंस है,
उसमें भी यही है कि सबसे पहले सबसे बेस्ट मैनेजमेंट वो है जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे, आपने करना क्या है। अगर ये आपके पास है तो तभी आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो, सेट ऑब्जेक्टिव्स, पहले आप गोल बनाओ। गोल क्या है? फॉर एग्जांपल हम सेल्स करना चाह रहे हैं 5 करोड़ की, ये गोल है। उसके लिए चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। आपके पास क्या रिसोर्सेज है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, कौन क्या कम कर सकता है, तो ये आप ऑर्गेनाइज कर लो। फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। फिर इस्टेब्लिश यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब ये है कि आप एक तरह की परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है उनको दे दो, ताकि पता चले कि इतना काम अगर दिन को हम करते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अगर महीने में आपने 5 करोड़ की सेल्स करनी है तो वो हिसाब लगाओ कि दिन को हमने कितनी सेल्स करनी है। अगर दिन में आप अपने सेल्स को अचीव कर रहे हो तो लाजमी बात है आप मंथली भी कर सकते हो। फिर डेवलप पीपल, आप इसके लिए लोगों को बनाओ, ठीक है। आपको लीडर्स चाहिए, आपको ग्रुप में मेहनती लोग चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इसके लिए टीम बनाओ। ये तो हो गया ड्रकर्स की 5 बेसिक ऑपरेशंस। फिर है मिन्सबर्ग ने कहा था भाई कि आपके मैनेजर में 10 स्किल्स होने चाहिए। अगर आप एक बंदे को मैनेजर बना रहे हो तो उसके पास 10 स्किल्स होने चाहिए। उसमें से फिर इसने डिवाइड किया हुआ इंटू इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है, आप लोग भी याद रखें कि इन सब चीज़ों में हमें बेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों ने किसी प्रोफेशनल जगह पर जाकर काम करना है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ पर बेस्ट होना है, कहाँ कहाँ पर मेरे पास ये स्किल्स होनी चाहिए। तो इंटरपर्सनल ये कि द मैनेजर शुड बी अ फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है सिंबॉलिक रोल, ठीक है। इस तरह बंदा जो इंस्पिरेशनल हो, ठीक है, जो मेहनती बंदा हो, आप उसको मैनेजर बनाओ। फिर लीडर हो, मैनेजर शुड बी अ लीडर। लीडर जो होता है वो ज़्यादा काम एम्प्लॉय पर दबाव डालकर नहीं करता, वो उनको इंस्पायर करता है, खुद इतना काम करता है, खुद ईमानदार होता है, ठीक है। तो जब एक बंदा ईमानदार होता है, खुद मेहनत कर रहा होता है, तो इसके एम्प्लॉयज़ भी उसको देख कर वही मेहनत करेंगे लोग। लाइजन, ठीक है। लाइजन का मतलब ये है कि इसके क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड थ्रू विच इंफॉर्मेशन पेयर्स कैन बी ट्रेडेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। तो लाइजन का मतलब ये है कि मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि वो बस अपने ऑफिस में बैठे, उसको बाहर आना चाहिए, अपने सप्लायर के साथ मिलना चाहिए, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ बैठना चाहिए। तो इसी तरह इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी लोगों के साथ बातचीत, तो इससे ये होगा कि इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर सेकंड जो स्किल्स होने चाहिए वो इंफॉर्मेशनल स्किल्स हो। ये शुड बी मॉनिटर वन, जो अपने काम को, अपने अपने टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को वो मॉनिटर कर रहा हो, ठीक है, हर एक चीज़ के एनालिसिस कर रहा हो। डिसमिनेटर का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वाइडली ये यूज़ कर रहा हो, ठीक है। वाइडली मतलब ये है कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट हम उन एम्प्लॉय को कहते हैं जो एम्प्लॉय में सीनियर होता है और मैनेजर के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उनको इसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उनको दे, ठीक है। ये शुड बी द वन पर्सन जो लोगों को समझाए बातें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, लोगों को जो है समझदार बनाए। तो इससे ये होगा इसकी जो टीम है वो भी इंफॉर्मेटिव होगी, वो भी समझदार टीम होगी। ये शुड बी अ स्पोक पर्सन, ठीक है। मैनेजर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू वेरियस एक्सटर्नल ग्रुप बाय एक्टिंग इन पीआर कैपेसिटी, लॉबिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पोक पर्सन का मतलब ये कि ये जो है अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, कंपनी के हवाले से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ लोगों को बताए, लोगों को इसके अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाए, ठीक है जी। फिर थर्ड इसमें पॉइंट है कि डिसीजनल स्किल्स होने चाहिए। ये शुड भी अगर इंट्राप्रेन्योर माइंडसेट वाला, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा होता है, नई आइडियाज़ वो सामने लेकर आता है, ठीक है। फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर, देखो अगर एक मैनेजर और लीडर आप चुनते हो तो इस तरह बंदा होना चाहिए कि जो डिस्टरबेंस को, प्रेशर टाइम को वो हैंडल कर सके, ठीक है। इस तरह ना हो कि प्रेशर टाइम हो जाए और वो खुद ही नींद के गोलियां खाकर बस वो आराम करे, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर रिसोर्स एलोकेटर और रिसोर्सेज को सही तरीके से वो एलोकेट करे सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। निगोशिएटर हो, लोगों को बातचीत के ज़रिए समझा सके, ऐसे ना हो कि हर वक्त गुस्से में रहे, गुस्से में बात करे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। निगोशिएटर वो बंदा होता है जो प्रेशर के टाइम में, क्रिटिकल टाइम्स में भी बैठ कर लोग को समझा सकता है, बातचीत से ही सारे मसलों को वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी मिन्सबर्ग की। अच्छा जी, फिर इसके बाद लीडरशिप। तो देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ लीडरशिप थ्योरीज: ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरीज एंड कंटिजेंसी थ्योरीज, ठीक है। तो अब 3 तरह की थ्योरीज जो है वो लीडरशिप के ऊपर है।
सबसे पहले ट्रेड थ्योरी, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। दिस आर्ग दैट गुड लीडर्स हैव सर्टेन नेचुरल एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज दैट अलाउ देम टू लीड सच एज अ चेयरफुल पर्सनैलिटी और फेयरनेस। लीडर्स आर देयर फॉर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। तो याद रखें, लीडर्स जो है दे आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं कि लीडर कौन होगा, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं कि एक कोर्स करके हो सकता है कोई लीडर। नहीं, लीडर जो होते हैं वो बोर्न लीडर्स होते हैं, ठीक है। या तो अब तो फिलॉसफी की भी बहुत सारी बातें कि लीडर्स जो है वो पैदा नहीं होते बल्कि वो बनते हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से। तो वो अलग बात है, लेकिन F1 के मुताबिक आप याद रखो, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक लीडर्स जो है वो पैदा होते बनते नहीं है, ठीक है। इस बात से मैं खुद भी एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है तो एमसीक्यूज में तो इसको ही फॉलो करना है ना फिर। अच्छा, फिर ट्रेड थ्योरी का मतलब ये है कि लीडर्स जो है वो पैदा होते बनते नहीं है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ लोगों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, स्टाइल थ्योरी क्या है? स्टाइल थ्योरी क्या है देखें। दिस आर्ग दैट सर्टेन लीडरशिप अप्रोचेज आर स्टाइल कैन बी लर्नड एंड यूज्ड बाय मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो स्टाइल थ्योरी में ये कि भाई साहब, अगर किसी के पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो वो सीख कर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू मेन स्टाइल थ्योरीज है। अब स्टाइल थ्योरी में फिर उसके अंदर फिर दो थ्योरीज है, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी थी मैं स्टार्ट में बता रहा था, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये किया हुआ है कि एक मैनेजर को, अब इंसानों में टाइप्स है ना, तो कुछ मैनेजर इस तरह होते हैं कि जिनको सिर्फ कंसर्न होता है, जिनको सिर्फ फिक्र होती है अपनी प्रोडक्शन की। कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको आप टेंशन होती है अपनी पीपल की, ठीक है। अब अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मैं मुझे लोग की ज़्यादा फिक्र होगी, ठीक है, कि इस एम्प्लॉय ने खाना खाया कि नहीं, ठीक है, ये खुश है कि नहीं, ये काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा है कि नहीं, ये मोटिवेटेड है कि नहीं, तो मुझे ये टेंशन होगी, ठीक है। एक और मैनेजर होगा जो लोगों की परवाह नहीं करेगा, उसको प्रोडक्शन, वो कहेगा कि भाई आप 10 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, उससे मेरा कोई काम नहीं, लेकिन मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजरल ग्रिड का मतलब ये है कि आप लोगों को इस ग्रिड के मुताबिक उनको बता सकते हो कि भाई आप इस लेवल पर हो, तो वो मज़ीद उस हिसाब से अपने ख़ुद को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। देखो, इस तरह का मैनेजर जिसको ना प्रोडक्शन के साथ कोई परवाह है, ना लोगों के साथ, ठीक है। तो ये बस क्या करे इस तरह के मैनेजर का, तो वो इस साइड पर भी लो हो गया, वहाँ पर भी लो हो गया, तो इसको कहते हैं 1.1। तो इसको हम कहेंगे मैनेजमेंट इम्प्रूवरिस्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? द मैनेजर ओनली मेक्स मिनिमम एफर्ट। तो सिंपल सी बात है, मैनेजर एफर्ट नहीं कर रहा, आप इसको जो है ख़त्म कर लो, या इसको बताओ कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट ले आओ, वरना बॉटम में ही रहोगे, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह का मैनेजर जो प्रोडक्शन के लिए तो ज़्यादा टेंशन है उसे, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए उस तरह कंसर्न नहीं है, तो 9.1 जो है, 9.1 यहाँ पर है टास्क मैनेजमेंट। तो इस तरह के मैनेजर को हम कहते हैं टास्क मैनेजर। मैनेजर इज ओनली कंसर्न प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह का जो मैनेजर होता है कि जिसको प्रोडक्शन के साथ भी टेंशन है और लोगों के साथ भी, तो 5.5 होगा मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। मिडल ऑफ, अब एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, आपसे पूछा होगा मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो आपने बताना है कि जिसकी कंसर्न प्रोडक्शन के साथ भी और पीपल के साथ भी है। फिर आएगा जी कि लोगों के साथ ज़्यादा फिक्र है लेकिन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, तो 1.9 उसे हम कहेंगे, ठीक है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट, द मैनेजर इज थाटफुल एंड अटेंटिव टू नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा फ्रेंडली मैनेजर होगा, ठीक है। फिर 9.9 किस तरह होगा? टीम मैनेजमेंट। दिस मैनेजर इंटीग्रेट्स द टू एरिया, जिसको लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र है और प्रोडक्शन के साथ भी है, तो ये एक आइडियल मैनेजर होगा 9.9, ठीक है। सब लोगों को इस तरह बनना चाहिए, लेकिन अगर 9.9 नहीं तो कम से कम 5.5 तो बनना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है। तो बेनिफिट्स तो ये कि आपको पता चल गया कि आपका मैनेजर जो है किस लेवल पर है, वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। ड्रॉबैक्स क्या है कि द ग्रिड एज्यूम द लीडरशिप स्टाइल कैन बी कैटेगराइज, यही ड्रॉबैक है बस कि आप सिर्फ दो ही पॉइंट्स को देख रहे हो, प्रोडक्शन और पीपल, आप कोई और जो है इसमें कंसर्न ही नहीं है, तो ये इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है एशरेज मैनेजमेंट कॉलेज। तो एशरेज जो है ये भी स्टाइल थ्योरी है, ये भी याद रखें। और इसने कहा है कि हमारे पास मैनेजर्स में 4 तरह के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है टेल्स, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक या टेल्स वो मैनेजर होगा जो सारे डिसीजन ही खुद ले रहा है, ये किसी से
पूछता नहीं है किसी की, जो है एडवाइस नहीं लेता एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। ये बस डिसाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को कहता है भाई ये काम करो। फिर सेल्स परसुएसिव, सेल्स परसुएसिव मैनेजर तब भी जो है डिसीजन खुद ले रहा है, लेकिन लोगों को मोटिवेट करता है कि हमने ये काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ऑर्डर नहीं देता स्ट्रिक्टली, उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि ये काम हमने इसी तरह करना है। फिर कंसल्ट पार्टिसिपेटिव, तो ये इस तरह मैनेजर होगा जो दूसरे की राय को भी इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस तो दूसरे लोगों को देगा, उनको कहेगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लेकिन फाइनल डिसीजन इसकी अपनी होगी, तो इसको हम कहेंगे कंसल्ट या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। फिर जॉइंट्स डेमोक्रेटिक, तो इसमें ये होगा कि जितनी ज़्यादा बंदों की जो राय है हम उसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि नोट दैट डिफरेंट स्टाइल में वेल बी नीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखो स्टाइल्स डिफरेंट है, लेकिन सिचुएशंस भी डिफरेंट आ सकते हैं, तो आप तब उसको यूज़ कर सकते हो। जिस तरह टेल्स है, अभी तो हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस इस तरह बन जाते हैं कि फिर हमें इस तरह मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कभी कभार तो आपको जॉइंट्स कि सब लोग उसमें, जो सब लोग जिसमें खुश हो तो हमें वो करना चाहिए, कुछ इस तरह भी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है कंटीजेंसी थ्योरीज, तो इसमें भी फर्स्ट वन हमारे पास है एडेयर एक्शन सेंटर लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सिंपल एक थ्योरी है। ये भाई साहब कह रहा है कि देखो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो टास्क है, आप या तो इंडिविजुअल लोगों से करोगे या तो ग्रुप में लोगों से करोगे, ठीक है। तो आपने टास्क की नीड्स को भी देखना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या रिसोर्सेज है, हमने क्या प्लानिंग किया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर जो इंडिविजुअल को मैं टास्क दे रहा हूँ तो आपने उनकी कोचिंग करनी है, उनको समझाना है, उनको मोटिवेट करना है। इसी तरह अगर आप ग्रुप में ये अचीव करना चाहते हो तो आपको ग्रुप बिल्ड करनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनमें जो है आपने डिसिप्लिन लानी है। तो अडेर साहब जो है ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर फीडलर हमारे पास है, तो इसने भी अपनी राय पेश की है, ठीक है। इसने कहा है कि देखो Fiedler studies the relationship between the style of leadership and the effectiveness of the work group, ठीक है। फर्स्ट ही आइडेंटिफाइड टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, पहले वाला साइकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मैनेजर एंड साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स, ठीक है। अब ये एब्रीवेशंस भी आप लोगों को आ सकती है, तो एब्रीवेशंस भी याद रखिए। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है साइकोलॉजिकल डिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ये कौन से मैनेजर्स होते हैं? सीक टू कीप देयर डिस्टेंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स बाय फॉर्मलाइजिंग रूल्स। देखो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स वो होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल नहीं होते, वो फ्री नहीं होते। जिस तरह स्कूल्स में वो बिल्कुल मैथमेटिक्स का वो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होता था जिसके बस छोड़े, ठीक है। तो ये वही स्ट्रिक्ट मैनेजर है जो हर टाइम जो है दूर रहता है एम्प्लॉयज़ से, उनको बस ऑर्डर्स दे रहा होता है, ठीक है। तो ये बुरी बात नहीं है, कुछ कामों की रिक्वायरमेंट ही इस तरह होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ टास्क और काम चाहता है, तो इस तरह के मैनेजर को हम कहेंगे पीडीएम साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स। कुछ मैनेजर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पीसीएम्स, ठीक है। ये बिल्कुल जो है फॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जाती, बिल्कुल इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। ये चाहता है कि सब लोग रिलैक्स हो, सब लोग फ्रेश हो और सब लोग काम करें। सब लोग मेंटली फ्रेश होंगे तो काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हम पीसीएम को फॉलो करें या पीडीएम को, तो हमें दोनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो पीडीएम, जहाँ पर पीसीएम का ज़रूरत पड़े तो हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर फील्डर की सजेशन जो है वो क्वाइट लॉजिकल है, ठीक है। कभी कभार आपने स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है अगर स्टूडेंट्स काम नहीं करते, ठीक है, तो फिर टीचर आपको पता है उसको फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। स्टूडेंट्स काम करे तो वो भी खुश होता है, स्टूडेंट्स भी खुश है, बस सब कुछ जो है स्मूथली हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है बेनेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। तो बिनेस के मुताबिक दो तरह की लीडर्स है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लीडर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, दीज लीडर्स सी द रिलेशनशिप विद देयर फॉलोअर्स इन टर्म्स ऑफ अ ट्रेड, दे गिव फॉलोअर्स द रिवार्ड दे वांट इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज लॉयल्टी एंड कंप्लाइंस, ठीक है। ट्रांजैक्शन लीडर्स वो होते हैं जो एम्प्लॉय से काम भी लेते हैं और उनको बदले में कुछ रिवार्ड्स भी देते हैं, ठीक है, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मेरे मेरे साथ लॉयल होंगे और जो मैं कहूँगा वो ओबे करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन होंगे? जो सी देयर रोल एज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क एट लेवल बियॉन्ड मोर मियर कंप्लाइंस। सिर्फ ये नहीं कि मुझे ओबे करें, ठीक है, बल्कि ये एक कल्चर को क्रिएट करता है, न्यू डायरेक्शन ये देता है। ये चाह रहा होता है कि लोग इनसे इससे इतने इंस्पायर हो जाए कि हर एक बंदा खुद से काम पर आए, खुद से काम करे, वो हमसे ना पूछे क्या करना है कैसे करना है,
सब आकर मेहनत खुद करें, ठीक है। बेनेस ने फिर कहा है कि देयर वॉज नो राइट वे टू लीड, ठीक है। हाउएवर ही सेट आउट सम जेनरिक स्किल दैट स्ट्रॉन्ग लीडर्स शुड डिस्प्ले। हर एक लीडर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन, लीडर मस्ट क्रिएट अ कंपेलिंग काज और विजन दैट विल इंस्पायर एंड फोकस द अटेंशन ऑफ दोज दैट आर लीडिंग, ठीक है। तो इसको तो एक विजन क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, एक मकसद के लिए काम करना चाहिए। फिर मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग, इसको अपनी मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन के हवाले से इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, ये लोगों पर ट्रस्ट करे और लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो। मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, लीडरशिप शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो गुड लीडर, इस चैप्टर की समरी ये है कि गुड लीडर वो होगा जो सबसे ज़्यादा स्किल्स जिसके पास हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनती होगा, तब जाकर वो लोगों को इंस्पायर करेगा और लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर कोटर ने भी कहा हुआ है, ठीक है, कि मेरे पास भी कुछ बातें हैं तो आप लोग वो भी पढ़े, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा है कि कोटर सेट आउट द फॉलोइंग चेंज अप्रोच टू डील विद रेजिस्टेंस। अब देखो आपको रेजिस्टेंस भी आएगी, ठीक है, आप जो कर रहे हो तो उसके खिलाफ भी आपको मसले कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आएगी। तो पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट, इसने कहा कि एम्प्लॉयज़ को हर एक डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके हर एक काम में उनको इन्वॉल्व करो, तो वो समझेंगे कि ये उनका अपना काम है, तो वो अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेंगे। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन गैप ना हो, ठीक है, आप एक मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच जो है बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से भी कम्युनिकेशन और फॉर्मल तरीके से भी हो। फिर फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, आप उनको फैसिलिटीज़ दें, आप उनको ट्रेनिंग दें, आप उनको कोच करें, गाइड करें, ठीक है, उनको सपोर्ट करें। फिर मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन, ठीक है, तो आपने जो है द इंफॉर्मेशन दैट इज डिसमिनेटेड इज सेलेक्टेड एंड डिस्टॉर्ट टू ओनली एम्फेसिस द बेनिफिट्स ऑफ द चेंज, ठीक है। तो मैनिपुलेशन या डिस्टॉर्शन से आपने बचाना है। देखो एक इंफॉर्मेशन है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जब तक एक एम्प्लॉय के पास आए तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकती है, तो आपने इसके ऊपर काम करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है 100% उनको वही मिले। निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, अगर उनसे काम नहीं होगा हो रहा, उनको आप बातचीत के ज़रिए समझा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसने कहा था कोटर ने। फिर यहाँ पर आ गया हेफ्ट्स, ठीक है, तो इसने कहा था लीडरशिप टू मोटिवेट, इसकी थ्योरी बिल्कुल ईजी है। इसने कहा कि अ गुड लीडर इज़ द वन हु कैन मोटिवेट हैज़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन लीडर हमारे पास वो है जो अपनी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे। तो किस तरह मोटिवेट करेगा, ये खुद काम करेगा, खुद डिसिप्लिन में रहेगा, खुद जो है मेहनत करेगा, तो लोग इससे इंस्पायर होंगे, ये जो कहेगा उस बात की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। कंटीजेंसी थ्योरी की क्या कंक्लूजन है? कंटीजेंसी theories are often seen as the most practical as they encourage leader to understand their current circumstance and adopt their approach, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये है कि आप सर्कमस्टांसेस को, आप हालात को पहले खुद समझो, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को समझाओ, तो आप एक एम्प्लॉय की बेस्ट टीम क्रिएट कर सकते हो और वो फिर आपके लिए काम करेंगे। तो आप ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको अचीव कर सकते हो बेहतर तरीके से, ठीक है जी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा है। इसमें एक ये टॉपिक हो गया ग्रिड मैनेजमेंट, ठीक है, और भी सारी थ्योरीज है, तो सारी ये इम्पोर्टेंट है। तो याद कर लो एक पेज पर जो ये थ्योरीज की एक एक दो दो पॉइंट्स है तो वो भी लिख लो, ठीक है, ताकि फिर भूल ना जाओ आप लोग। आप लोग रीड कर लो, ठीक है, क्वेश्चंस कर लो, किट में कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिए, ठीक है जी। सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।